वेलकम बैक। आगाज में अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान सामने आ रहा है। 1661 पॉइंट्स की कमी हो गई है। अंजुम अब्दुल वहाब से मजीद जानते हैं। अंजुम वहाब, आगाह कीजिएगा, वजह क्या सामने आ रही है इस मंदी की? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है, सरमायाकारों का एतमाद ज़रा मार्केट से उठा हुआ है। डॉलर की बढ़ती हुई कदर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बढ़ता हुआ खसारा है वो भी सामने आया, और तमाम सेक्टर जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, केबल इलेक्ट्रिकल का जो सेक्टर है, इन तमाम की जो कंपनीज में है मंदी, शेयर में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। चंद कंपनियों के अलावा तकरीबन तमाम में इस वक्त मंदी का रुझान है, और मौजूदा सूरत हाल यह है कि 1654 पॉइंट की कमी हो चुकी है, और इस वक्त स्टॉक जो है 43,714 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बावजूद इसके कि गुज़िश्ता रोज मार्केट मंफी मस्बत रुझान में बंद हुई थी और 45,000 की सतह भी अबूर कर गई थी, लेकिन आज 45,000 की सतह 44,000 की सतह भी गिर गई है, और इस वक्त स्टॉक जो 1654 पॉइंट की कमी के बाद 43,714 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकार इस वक्त बड़े मोहतात अंदाज में शेयर के कारोबार में हिस्सा ले रहे हैं, और गैर मुल्की सरमायाकार भी है वो भी काफ़ी मोहतात हैं, जिसकी वजह से शेयर्स की फरोख्त में इजाफा देखने में आया। और मुख्तलिफ स्टॉक जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर बताए गए, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, ऑयल वगैरह के सेक्टर हैं, और तमाम कंपनी इस वक्त मंदी की तरफ कारोबार हो रहा है। ठीक है अंजुम अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं मुआशी अशारिये बगैर किसी कमी के मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। आने वाले महीनों में कीमत रुपए पर मजीद दबाव नजर आएगा। CPI 11.5% और SPI 18% के साथ रिकॉर्ड सतह पर है। 5 माह का तिजारती खसारा 20.75 बिलियन डॉलर है। नवंबर का तिजारती खसारा 5.1 बिलियन के साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सिर्फ नवंबर के दौरान तवानाई की दरामदाद 1.66% इजाफे के साथ 2.4 अरब डॉलर की हुई। मुल्क में खाम माल की दरामदाद 66% इजाफे से 2.2 अरब डॉलर रही। नवंबर में कैपिटल गुड्स और मशीनरी की दरामदाद 72% इजाफे से 1 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फूड अशिया की इंपोर्ट 22% बढ़कर 911 मिलियन डॉलर रही। वैक्सीन्स की दरामदाद में 2500% इजाफे के साथ पाकिस्तान ने 621 मिलियन डॉलर खर्च किए। रवा माली साल के पहले 5 माह में अब तक 1 अरब 76 करोड़ डॉलर वैक्सीन्स की दरामद पर खर्च किए हैं। मुज़म्मिल असलम का कहना है कि जनवरी जून 2022 में दरामदी दबाव में नुमाया कमी का इम्कान है। मजीद आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास है। हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हम गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। इस दौरान ब्रीफिंग में बताया गया है कि 50,000 माहाना से कम आमदन घरानों को राशन की खरीदारी पर सब्सिडी मिलेगी। अब तक 15,000 से ज़ायद किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक आज लगेगी। PTI की कोर कमेटी के अरकान, 3 सूबों के गवर्नर्स, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला, वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम कौमी उमूर पर रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान भी आज वज़ीर आज़म से मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि बाज़ अराकीन की तब्दीली का भी इम्कान है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त सम्त में काम कर रहा है। कानून बन चुका है। इलेक्शन अब VPM पर ही होंगे। आज कोर कमेटी का इजलास है जिसमें कुछ फैसले किए जाएंगे। वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं जो इसकी टेक्निकलिटी देख रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन की भी पूरी कोशिश है कि कानून के ऊपर वो पूरी तरह अमल दरामद करें। 2012 से इलेक्शन कमीशन जो है वो EVM के ऊपर काम कर रहा है। चूंकि पार्लियामेंट का कानून बन चुका है तो ना तो वाली बात तो इसमें है नहीं। पैसे जो पाकिस्तान में दे सकते हैं हुकूमत दे सकती है कानून के मुताबिक। लॉ मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये भी डिस्कशन जो है वो होगी। खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि बल्दियाती इलेक्शन है, वहाँ की लीडरशिप चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे हैं, क्योंकि वोट तो जैसा मैंने आगे अर्ज किया इमरान खान के नाम पे पड़ता है।
جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں کہ ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ آئندہ انتخابات لوٹنے کی سازش ہے۔ انتخابات اپنے انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں گے۔ ماضی سے سبق سیکھنے کی بجائے ملک کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے۔ الیکشن کے نام پر سلیکشن اور نہیں چلے گی۔ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ، اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مشترکہ اجلاس میں اہم بلز بلڈوز کرنے کی حکومتی رویے پر کیا ہے۔ ہم نے قائد ایوان کی عدم موجودگی کے باوجود بریفنگز اور اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ قائدین اور پارلیمانی لیڈرز نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں۔ حکومت پارلیمان کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتی ہے اور پارلیمان میں اہم قومی اور عوامی امور کو نہیں لایا گیا۔ پارلیمان کو نظر انداز کر کے ان کیمرہ بریفنگ سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ در حقیقت حکومت نے عملاً پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ مشیر قومی سلامتی محض نمائشی کردار ہیں۔ آٹا چور کون ہے، بجلی چور کون ہے؟ عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نیب کو حکمران جماعت میں کوئی چور نظر نہیں آتا۔ نون لیگ کے رہنما برجیس طاہر کہتے ہیں نیب کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو آٹا چور، چینی چور اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کارروائی کرے۔ چور جو ہیں وہ کون ہے؟ بجلی چور کون ہے؟ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نیب کو وہ چور ہی نہیں نظر آتے جو حکمرانوں کی جولی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے نیب کے پاس بھی اگر کوئی اختیار ہے تو وہ ان آٹا چوروں کو، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، اور ابھی آپ دیکھ نہیں رہے کہ جس طریقے سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی آ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد مسودہ قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پہلے پنجاب حکومت نے میئر، ضلع کونسل میں جماعتی بنیاد پر انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ نچلی سطح پر نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل میں غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کا اعلان کیا تھا، لیکن اب ترمیم کے بعد اوپر اور نچلی سطح پر انتخابات جماعتی بنیاد پر براہ راست ہوں گے۔ کراچی میں قتل ہونے والے سیکرٹری سندھ بار کونسل عرفان مہر کا ٹارگٹ کلرز نے کیسے پیچھا کیا، کن راستوں سے آئے اور کہاں سے گئے؟ تفتیشی حکام نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ عرفان مہر کی تدفین ان کے آبائی علاقے گڑھی یاسین میں کر دی گئی۔ تو کراچی میں ڈاکوؤں کو لگام کون ڈالے گا؟ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس بھی لے لیا ہے، مگر 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جوہر آباد میں ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ سے ایک شہری جان سے گیا۔ بلوچ کالونی پر سیشن جج اہل خانہ سمیت لٹ گئے۔ فیڈرل بے ایریا میں شہری کو گھر کے باہر سے لوٹ لیا گیا۔ فیصل آباد کے علاقے شریف پورہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سابق کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں تھانہ گلبرگ میں مقتول کی سابق بیوی اور سالے سمیت 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شریف پورہ کے رہائشی سابق کانسٹیبل ظہیر عباس کے بھائی مظہر عباس نے اپنی سابق بیوی صدف کے خلاف 2 بچوں کی حوالگی کا کیس کر رکھا تھا۔ بدھ کو عدالت نے دونوں بچوں کو ماں سے لے کر 24 گھنٹے کے لیے باپ مظہر کے حوالے کر دیا تھا۔ اوکاڑا فارمیشن کی خیرپور ٹامے والی میں تربیتی مشقیں کی گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں مختلف ہتھیاروں کے جنگی ماحول میں استعمال کا مظاہرہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے وفد نے بھی فائر پاور کا مظاہرہ دیکھا۔ جنگی مشقوں کی پلاننگ اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مختلف اسکولوں اور کالجز کے طلباء اور اساتذہ نے بھی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ اور اوکاڑا میں یہ خیرپور ٹامے والی میں تربیتی مشقیں ہوئی ہیں۔ اس کے حوالے سے بتایا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ مختلف ہتھیاروں کے جنگی ماحول میں استعمال کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب کا ایک وفد جو مسلح افواج کا وفد تھا اس نے بھی فائر پاور کا یہ مظاہرہ دیکھا۔ جنگی مشقوں کی پلاننگ اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو انہوں نے سراہا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ باپ کی طرف جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں جاتی، تو آپ زرداری کے بیٹے ہو، تم بٹو کے جانشین نہیں بن سکتے۔ تم زرداری کے بیٹے ہو اور اس چور زرداری کے بیٹے ہو جو سنیما میں
टिकट ब्लैक पे फरोख्त करता था। आइए उसे एहतिसाब कर ले, उनसे पूछ ले। तुम पिशावर में आके खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत पर तनकीद करते हो, अपने लोगों से पूछो। तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर पे तनकीद करते हो, वो एक इलेक्टेड वजीर आजम है, और वो ऐसा इलेक्टेड वजीर आजम है, तुम लोगों में तो जुर्रत नहीं है, तुम तो डू मोर के लोग हो। उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मैं अमेरिका की कोई बात नहीं मानूंगा, मैं अपने लोगों को प्रमोट करूंगा, अपने लोगों से पूछ के काम करूंगा। और तुम आते हो कि तुम सेलेक्टेड हो। सेलेक्टेड तो तुम हो कि तुम लोगों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अंगूठी पकड़ के तुम यहां इस मुकाम तक पहुंचे हो। और फिर तो तुम्हारे पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो तुम जैसे जलील आदमी के पीछे खड़े हैं। तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करते हो, कहते हैं सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड तो तुम लोग हो ना, इंतहाई अजीब से किरदार के लोग हो तुम। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपना लहजा तब्दील करूं। जब आते हो खैबर पुख्तनख्वा में तो मुंह संभाल के बात करोगे तुम लोग। या खैबर पुख्तनख्वा के लोग इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है। अगर ये मुतमईन ना होते तो अगर 2018 के इलेक्शन 2013 से 2018 तक खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत से खैबर पुख्तनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। तो ये तो लोगों ने आपसे मोहब्बत की है। एहतिसाब करेंगे तो ये अवाम और लोग करेंगे। जब हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो तब पता चलेगा। अगर हमने परफॉर्म किया है, अगर हमने अपने लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, तो ये लोग दोबारा हमें इलेक्ट करवा देंगे। अगर नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो एनपी और जेयूआई के सूबे में हुआ था। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। जिस तरह आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद आज जो पंडाल में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान यहां पर मौजूद है, तो इससे पता चलता है कि इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, और कप्तान इस मुल्क का वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। फिर कहते हैं कि आईएमएफ के साथ उन्होंने डील की। ये आईएमएफ के साथ डील किसने की थी? ये तो आप लोगों ने की है। अपने बाप से पूछो, अपने पार्टी से पूछो, ये तो तुम लोगों ने किए। हम तो मजबूरन कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आप लोगों ने छोड़ा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। आप लोगों की नालायकी और आप लोगों की वजह से ये चीजें हम कर रहे हैं। वरना प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले कहा था कि मैं आईएमएफ के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूरन हम जा रहे हैं। आप लोगों की करतूतों की वजह से जा रहे हैं, आप लोगों की पॉलिसियों की वजह से जा रहे हैं। फिर कहते हैं महंगाई हो रही है, हम प्राइम मिनिस्टर को भागने नहीं देंगे। सुनो जरदारी के बेटे, सुनो, ये सारे नेशनल मीडिया पे सारे पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं। सुनो, न इमरान खान भागने वालों में से है, न तुम्हें हम भागने देंगे इस मुल्क से। इधर ही हम तुम्हारा एहतिसाब करेंगे। जिस तरह एक भागा हुआ है दवाई लेने के खातिर, अभी तक वो नहीं आ सका, न वो आएगा। जब तक इमरान खान इख्तिदार में होगा, ये चोर यहां पर हुकूमत नहीं कर सकते, ये नहीं आ सकते। इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया है, और ये इमरान खान की सूरत में अब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह जो कर्जे उन्होंने लिए 30,000 अरब कर्जिया, 21,000 तकरीबन कोई 21 अरब डॉलर जो है वो सूद के जिम्मे में किस्तों में हमने अदा किए, इस हुकूमत ने अदा किए। ये तो तुम्हारा गंद है, हम साफ कर रहे हैं। इमरान खान आपके गंद को साफ कर रहा है। ये तो इमरान खान की, आप दुआ करें कि इमरान खान की हुकूमत आई और ये मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। और आज 21 अरब डॉलर अगर उन्होंने किस्तों में अदा किए तो तुम्हारी करतूत थी। 21 बिलियन डॉलर से तो पूरा मुल्क इस तरीके से उठ सकता था। यहां पर तालीमी निजाम, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर जो आज महंगाई का ये लोग रोना रो रहे हैं, ये तो उनकी वजह से है। अगर आप ये कर्जे न लेते तो आज इस मुल्क में न महंगाई होती, न इस तरह के हालात होते। ये तो आपकी करतूत है। फिर आके यहां पर कहते हो, उनके साथ जी सिंध का वजीर आला आया था। जब उनके आप गोदामों में जाए तो गंदम की बोरियों में से वहां पे मट्टी निकलती है, वहां पर चूहे निकलते हैं, वहां पर वो करोड़ों अरबों रुपए मच्छरदानी खरीदते हैं। वहां पर आप जाए तर की हालात देख ले, वहां पर लोगों के लिए पानी
साफ पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। आप जाए अंदरून सिंध, कराची का बेड़ा गर्क, उनके कटारा बसेस देख ले। मैंने इनसे कहा शर्म करो, पिशावर में आओ, बीआरटी में बैठ के सफर करो ताकि तुम्हें पता चले कि लोग किस तरह डेवलपमेंट के काम कराते हैं। ये बेशरम लोग हैं और इंशाअल्लाह खैबर पुख्तूनख्वा के लोग और पाकिस्तान के लोग अब इनके नारों में नहीं आएंगे। और अब इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन 17 अजला में हो रहा है और इसके बाद फिर यहां पर होगा जो बाकी 17 डिस्ट्रिक्ट है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और अपने कौम पे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस तरह 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, इंशाअल्लाह इस बल्दियाती इंतखाबात में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह जी। दोस्तों, ये जो बेरोजगारों का टोला है पीडीएम, ये इनसे इसलिए भाग गया था कि उसको पता है कि ये सारे फेल है, ये सारे बेरोजगार है और ये भी उसके साथ बेरोजगार बैठा हुआ है। जब भी पाकिस्तान की बात आती है ये मुखालिफत करते हैं। 2-3 दफा मैंने इनको सुना है। ये पाकिस्तान की मुखालिफ लोग हैं, ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए यहां आना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये हमारी रियाया है, ये पाकिस्तानी हुई पुरानी कौम नहीं है। ये आप इमरान खान ने उनको जो कुछ सिखाया है, उन्होंने इमरान खान ने अपने यूथ को जिस तरह जगाया है कि ये अपना हक किस तरह आप छीनोगे, अपने हक के बारे में किस तरह आप बात करोगे, ये इमरान खान ने अपने कौम को सिखाया है। वरना ये तो इस तरह कौम को लूटते रहते अगर इमरान खान ये ना बताता, अगर इमरान खान ना आता। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे इमरान खान जैसा लीडर मिला है इस मुल्क को और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पे है। डिफॉल्ट होने से हम बच गए हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और ये जो महंगाई का लहर है ये इंशाअल्लाह इसका जोर टूट जाएगा। आज मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है और इसी हवाले से मीटिंग है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू इंशाअल्लाह हम आपको राशन कार्ड देने वाले हैं जिससे गरीब आदमी मुस्तफीद हो सकेगा और उसको जरूर रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। आज ही उसमें मीटिंग है। जबरदस्त पुख्तू की वो सो खबर सरोकम सड़ी कारकड़ में परून बकवास कवर आगले वाबल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बटग्राम में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका इस मौके पर यह कहना था कि केपी के आवाम इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और सिंध पर उन्होंने तनकीद की, हुकूमत सिंध पर। उन्होंने कहा कि सिंध में गंदम की बोरियों से मिट्टी और चूहे निकलते हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गवर्नर सिंध का गैर कानूनी तामीरात की ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन की इजारत दरी हो जाएगी, करप्शन और रिश्वत का रास्ता खुलेगा। किसकी ज़मीन छोड़नी है, किसकी ज़मीन गैर कानूनी है, अलग बहस छिड़ जाएगी। ऐसा कमीशन जो फैसला करने का मजाज हो कि किसको कितना जुर्माना करना है, किसको बगैर जुर्माने के छोड़ देना है, किसको रेगुलराइजेशन की कितनी फीस लगानी है, ये थोड़ी सी बात मुझे नामुनासिब लग रही है। इस तरह से इसमें करप्शन में काफी इजाफा होगा और इसके अंदर जो हमारे बिल्डर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इसमें दिक्कत होगी। जो पिछली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहां तक तो रेगुलरिटी में समझता हूँ कि होनी चाहिए उसके अंदर, और उसमें जजा और सजा का मामला भी होना चाहिए। या तो इस ऑर्डिनेंस में चीज क्लियर हो जाती कि जो इरेगुलरिटीज हैं या जिन बिल्डिंगों को रेगुलराइज करना है उनकी पर स्क्वायर फुट ये कीमत उनकी बनेगी। अच्छा। और ये पेनल्टी उनकी बनेगी। सरबराह तो रिटायर्ड आला अदालत जज होगा, लेकिन उसके साथ जो कमेटी मेंबरान होंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कमीशन बनता है जिसके अंदर हमें जो खाली वो कुल मुख्तार तो नहीं होंगे वाला अदालत के जो रिटायर्ड जज होंगे उनके नीचे कमेटी होगी, कमेटी फैसला करके चीजों को लाके उनके सामने रखेगी, वो बताएगी कि जी ये बिल्डिंग फलानी बिल्डिंग जो है इसके अंदर इतनी रेगुलरिटीज हैं, उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी जाए तो मुनासिब है, और पीछे से अगर काम हुआ हो तो फिर उसको कौन रोक सकता है। तो ये तो एक खुला बाजार हो जाएगा, एक दुकान लग जाएगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस्लामाबाद में असातिज़ा का एहतजाज जारी है, जबकि इस वक्त डी चौक क्रॉस करके ये मुजाहिरीन पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदा महविश नज़ीर से। महविश नज़ीर, ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत आज तमाम स्कूलों में हड़ताल और बाइकाट का तीसरा रोज है जी। क्लासें भी ना लग सकती और बसेस भी ना चली।
जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा, ये है मुलाजमीन का कहना। और इनका ये कहना है कि ऐसे इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मौसम रहेंगी जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान है। प्रेस क्लब इस्लामाबाद से सुबह रैली निकली जो डी चौक तक पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस ने उनको रोक लिया, पारदार तारें लगाई गई। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि धक्कम पेल से डी चौक से असातिज़ा ने पार्लियामेंट का रुख कर लिया है। दरवाजे को बिल्कुल अपने मदद आप के तहत खोलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे और कल हर सूरत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ मार्च होगा। और इनका ये भी कहना है कि दुनिया भर में जो है कि असातिज़ा को सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद में असातिज़ा पर जुल्म किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि असातिज़ा पर जुल्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए महविश नज़ीर। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।